बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज हमद स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर है और उसके साथ साथ हम कुछ लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, इसमें मैं सिंपल सी एक बात करूंगा कि जब आप पेंटिंग करते हैं तो वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। जब तक कि आप उसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे, पेटेंट नहीं करवाएंगे, तब तक वो आपके नाम पे नहीं होगी। जो भी आप इनोवेटिव काम कर रहे होते हैं उसको पेटेंट करवाना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए आपके नाम पे। कोई फर्म बनाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो यही है कि हम बेशुमार काम कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी इस पर फोकस ही नहीं किया कि उसको हमें अपने नाम पे रजिस्टर करवाना है या उसका पेटेंट लेना है। जैसे बासमती राइस का जो इशू सबसे बड़ा रहा कि पाकिस्तान का था लेकिन पेटेंट किसी और ने करवा लिया और फिर काफ़ी बाद में प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ी। तो हम जो भी करें उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए और उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि क्या है। हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा इशू है वो ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और सोशल लेवल पे अवेयरनेस इन चीज़ों की नहीं दी जाती। तो इसलिए हमने आज का प्रोग्राम रखा है और हम अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तजम्मुल हैदर साहब ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी और स्पेशली IPO के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका रोल क्या है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके साथ साथ तहसीन हैदर साहब हैं जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप की एक सोसाइटी बनी हुई है, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, उसके वाइस चेयरमैन, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और उसके साथ हैं एडवोकेट अदनान टूडी साहब जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। उनसे हम कुछ लीगल इश्यूज़ पे, ख़ास तौर पे आजकल जो स्मोक के साथ लीगल इश्यूज़ अटैच हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और जनरल। तो जमल साहब, आपसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने काफ़ी साल लगाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आपने स्टार्ट किया और अब करंट सिचुएशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिस तरीके से एफिलिएशन हमारे साथ कर रहे हैं और हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो सर्विसेज हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक इतना बड़ा जो गैप है हमारे मुल्क में, उसको फिल करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि गाहे बगाहे आप हमें मौका देते हैं हम इसके बारे में आपसे बात करें। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, मैं अभी रिसेंटली एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट IPO पाकिस्तान से मैं 31 दिसंबर को 22 को अपना सर्विस टेन्योर मैंने पूरा किया। उसके बाद फिर चूँकि मैंने ये महसूस किया ड्यूरिंग द सर्विस टेन्योर कि IP जो इंडस्ट्री है और IP की जो फील्ड है वो काफ़ी ग्रे एरिया है पाकिस्तान में। उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे अभी आपने फरमाया कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में ग्रास रूट लेवल पे इसकी कोई ख़ास ना पजीराई है, ना इसके ऊपर कोई मेहनत की गई है। हालांकि ये एक सोसाइटी का और बिज़नेस इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, ये एक बैकबोन है किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी इनोवेटर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ये एक इदारा है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा जो है ये पूरी दुनिया में IP के जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी ट्रीटीज़ हैं, जो भी लेजिस्लेशंस है, ये ब्रिजिंग का काम करता है पूरी दुनिया में IP ऑफिसेस के साथ। जितनी ट्रीटीज़ इंटरनेशनल साइन होती हैं IP के हवाले से, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो या डिज़ाइन हो, इसके बारे में जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, जितने एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे के सारे वाइपो जो है वो फैसिलिटेट करता है और दुनिया में इसकी अवेयरनेस पे भी काम कर रहा है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलपर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी वाइपो काम कर रहा है
और उनको गाहे बगाहे जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए भी IP ऑफिस से भी लोग जाते हैं। उसके साथ साथ जो जुडिशरी से हैं हमारे जो लॉयर्स हैं वो भी IP की इस ट्रेनिंग के लिए और अवेयरनेस के लिए वाइपो उनको भी गाहे बगाहे कॉल करता है, सेमिनार्स भी होते हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो वाइपो जो है वो एक इदारा ऐसा है इंटरनेशनली जो कि IP पाकिस्तान के साथ कब लिंक हुआ? पाकिस्तान के साथ जी, चूँकि पाकिस्तान जब से मारूज़ वजूद में है तो वाइपो तो उससे पहले से था। अच्छा, अब बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया कि पाकिस्तान का कब से इसकी एफिलिएशन हुई। अभी रिसेंटली 2021 में पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की वाइपो के साथ, मैड्रिड एग्रीमेंट के नाम से। ये वो वाहिद ट्रीटी है जो पाकिस्तान ने बाकायदा वाइपो के साथ की और वाइपो और पाकिस्तान का एक रिश्ता बन गया इसमें, ठीक है। लेकिन उससे एंगेजमेंट हो गई जी, दूसरे अल्फाज में। तो असल में ये है जी कि चूँकि वाइपो ऑलरेडी पूरी दुनिया में IP के साथ सारा लेजिस्लेशन भी और ट्रीटीज़ भी और क्लासिफिकेशंस जो होती हैं वो भी सारी ड्राइव वाइपो ही करता है। ट्रेडमार्क की भी, कॉपीराइट की भी और डिज़ाइन की भी। लुकार्नो एक क्लासिफिकेशन है डिज़ाइन की। तो जितनी भी जो क्लासिफिकेशंस होती हैं इसकी, उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए, उन तमाम सर्विसेज गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन डिज़ाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ये एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो वाइपो ड्राइव करता है। अच्छा, पाकिस्तान चूँकि IP में ऑब्वियसली पाकिस्तान पहले IPO पाकिस्तान बनने से पहले जो ये जितने भी IP मैटर्स थे वो 3 रजिस्ट्रियाँ देखती, 3 मिनिस्ट्रीज। IPO कब बना था पाकिस्तान? IPO जनाब 2005 में मार्ज़ वजूद में आया और 2005 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ये 3 मिनिस्ट्रियाँ थीं जो इन ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट, पेटेंट और डिज़ाइन को अलग अलग देखती थी। ट्रेडमार्क को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती थी, कॉपीराइट को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देखती थी और डिज़ाइन को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज देखती थी। 2005 में ये ज़रूरत महसूस की गई कि क्यों ना हम एक ही, जैसे दुनिया में है क्या एक IP ऑफिस होता है, तो फिर IPO मारूज़ वजूद में आया 2005 में। उसके बाद फिर वो मिनिस्ट्री से जितनी तीनों मिनिस्ट्रियाँ थी उनसे अलग होकर फिर IPO बन गई। अब IPO पहले थी, वैसे काफ़ी जल्दी नहीं याद आ गया था IPO की ज़रूरत है। सर मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि इस पे जो काम होना चाहिए, जो अवेयरनेस के हिसाब से काम होना चाहिए, जो इसकी डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है हमारे मुल्क में। बदकिस्मती, देखिए आप पेटेंट की भी आप बात कर रहे थे, मैं उस थोड़ी सी करेक्शन करूँगा इसमें कि बासमती जो है वो पेटेंट का मसला नहीं है, बासमती ट्रेडमार्क का मसला है। बासमती जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मसला है एंड दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। तो पेटेंट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। तो बासमती जो था ना जी वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हिसाब से था जिसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। यही माजता रहा कि जी पेटेंट नहीं करवाया गया। सर वही बात है ना जी कि अब आप आम फहम में, आम लैंग्वेज में आप लोगों से मिले तो वो कहते हैं जी हमें जी ये पेटेंट कराना है, हमें जी ये अपना डिज़ाइन हमें, अच्छा वो उनका डिज़ाइन होगा, उनका नाम होगा, ट्रेडमार्क, बोलेंगे हमें ये पेटेंट कराना है। तो यही वजह है कि ना मालूमात होने की वजह से नीचे ग्रास रूट लेवल पे भी स्टूडेंट्स को भी ना मालूमात होने की वजह से ये तमाम मामलात जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। हम अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इस पे काम भी करें और अवेयरनेस भी दें, लोगों को बताएं भी। और उसी का एक सिलसिला है जो मैं इंशाल्लाह जल्दी ही मैं एक मैगज़ीन में लॉन्च कर रहा हूँ, अंडर प्रोसेस है, और वो सिर्फ और सिर्फ IP रिलेटेड मैटर्स को ही एड्रेस करेगा, जिसमें डेवलपमेंट्स होंगी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो पाकिस्तान साइन करेगा, जो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग लॉ है, जो सिचुएशन चल रही है, जो IP के साथ जो हशर हो रहा है, जो लोगों को नहीं पता, तो उसकी अवेयरनेस के लिए आर्टिस्टों के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, इन सब के लिए मैं काम कर रहा हूँ। चल रही तहसीन साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। ये स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी का ये ख्याल कैसे आया और इसके काम क्या हैं? सर 2020 के अंदर ये सोसाइटी वजूद के अंदर आई, हमारे चेयरमैन इंजीनियर मेहताब हुसैन साहब। अब हमने सिलसिला ये देखा इसके अंदर कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक गैप है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है,
वो उनमें गैप है, उनको काम करने की तरीक़ेकार कि हमने कहाँ, मतलब किस तरीके से हमने, किस वे में हमने काम करना है, ठीक है, वो उनकी पिक्चर्स उनकी क्लियर नहीं थी। तो इसके अंदर जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है एक ब्रिजिंग का काम कर रही है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, जो आप समझेंगे जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो मसले मसाइल हैं वो उनको वहाँ पर हम लोग लेके जाते हैं कि भाई आपके मतलब जो मतलब इंडस्ट्री जो उनके रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो गई, चाहे आपकी फर्टिलाइजर्स की हो गई, आपकी फार्मास्यूटिकल्स हो गई, तो इस तरीके से जो है वो हम हेल्प आउट कर रहे हैं। हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी हम कर रहे हैं, हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे उनको भी कर रहे हैं। फिर उसके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, हम वहाँ पर हम जो बिजनेसमैन हैं हम वहाँ पर बाकायदा लेके जाते हैं उनको, फिर हम उनके सेशंस हम करवाते हैं, डिफरेंट हम उनको सेशंस करवा रहे होते हैं कि ताकि एक्सपोजर मिले, जो आने वाले जो यंग जनरेशन है उनका बिजनेस की तरफ उनका माइंड उनका जाए कि भाई ठीक है, आसान है, इस तरीके से नहीं है सारा। फिर उसके बाद फिर हमारा मैगजीन है, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी मैगजीन है। अब मैगजीन निकालने का भी मकसद ये था हमारा कि अब जो बड़े आप देखें, अब सितारों को तो हम जानते हैं, ठीक है, हम स्टार्स को हम जान रहे होते हैं, हम एक्टर्स को जान रहे होते हैं, हम एक्ट्रेसेस को हम जान रहे होते हैं, पर हमारे जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, उनको कौन पहचानेगा, उनको कौन जानेगा। तो हम, आप ये समझें कि हम इसी तरीके से हम आगे लेके आ रहे हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ हम डाल रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जा रहे हैं कि ताकि इनको भी बचाने। असल जो हमारे स्टार्स हैं वो हमारे ये हैं कि जिनकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और हम लोग जो है वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले लार्ज चैम्बर्स थे सर, और लार्ज चैम्बर्स में इशू यही था कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं सर, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर या उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी जी। तो फिर कुछ साल पहले ये स्मॉल चैम्बर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। अभी कुछ सिटीज़ में हैं, अभी उस तरह नहीं है कि तमाम सिटीज़ में, लेकिन काम शुरू हुआ है इनके ऊपर। लेकिन अभी जब मैं इनको स्टडी करता हूँ तो अभी भी ये बहुत पीछे हैं सर। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इस वजह से पीछे हैं। अब जब हम इंडस्ट्रीज़ में हम जा रहे हैं, हम वहाँ पर उनसे हम मिल रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए, सर उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिक नॉलेज या उनके पास वो पहुँची नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें उन तक के मालूम नहीं है। अब क्या है कि अब जैसे आईपी का है हमारा, हम कराची के अंदर भी एक्सपो के अंदर 3 जो है वो हमारे सेशंस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर जो मालकान हैं उनको बेसिक आईपी के बारे में पता ही नहीं था कि जी ये मेरी प्रोडक्ट, अच्छा ये इस तरीके से ये रजिस्टर्ड होती है। तो सर अब क्या कह रहे हैं कि जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है सर उसी गैप को पूरा कर रही है। हमारे पास सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वेल नाउन हमारे पास वकला भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो अलग अलग हम इंडस्ट्रीज़ के लोगों को हमने सर लेना शुरू कर दिया, ठीक है, उनको हमने इन्वाइट करना शुरू कर दिया। अब हमारे साथ जो है वो कॉन्सुलेट जनरल्स भी हैं सर, राइट, ठीक है। तो अब क्या है कि यही जो मुश्किलात हैं, ठीक है, कि हम आपको प्रमोट भी कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, हम आपके प्रोडक्ट्स को भी हम आगे लेके आ रहे हैं कि भाई ये जानो, ठीक है, और कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो सही मानों में अच्छा काम कर रहा है तो सर हम उनकी भी सर हम डिफरेंट जगहों पे हम लेके जाके आपस में हम उनका सर हम ब्रिज कर रहे हैं। आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं सर, तो आपकी तरफ हम बाद में वापस आएंगे कि स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज हैं और लॉ में क्या होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी अदनान डडी साहब सर, आप काफ़ी अरसे से वकालत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो इस तरफ इस फील्ड में आप आए कैसे, पहले ये बताएं। जी संधू साहब, इसमें मेरे वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह लॉ ग्रेजुएट थे और उनकी जो बुक रैक्स थी उनको मैं बड़ा तवज्जो से और बड़े ध्यान से देखता होता था। और पहली मेरी फर्स्ट इंस्पायरेशन जो थी वो उनकी वो शेल्फ में पड़ी हुई PLD और CLD और ये वो जो हमारी लॉ की बुक्स थी PPC CRPC, ये वो उनको देख के मेरी फर्स्ट इंस्पायरेशन जो थी वो ये थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से किया आपने? जी मैंने कायदे आज़म लॉ कॉलेज। अच्छा, कायदे आज़म लॉ कॉलेज, लेकिन एफिलिएटेड तो पंजाब यूनिवर्सिटी, डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली मेरा ख्याल सलीम साहब का है वो। जी चौधरी सलीम साहब उसके वो चेयरमैन है। और हम वहाँ पर मतलब कि फिर सेकेंडली कुछ हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ताला ने क्वालिटी या कोई एक जरसूमे रखे होते हैं कि इसने जो है ना कल को किस फील्ड में जाना है या कैसे जाना है, या आपसे पूछा जाता है बचपन में कि आप कल को क्या बनना चाहते हैं। तो वो मेरा कुछ बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का ही था कि वालिद साहब के साथ कहीं आना जाना, तो उन्होंने अपने दोस्तों में बैठना बात कर रहे हो ना, तो बीच में मैंने कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी, राइट,
तो वो मुझे अभी तक एक बात बड़ी पुरानी उनकी याद है। मैं छोटा था, मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ बैठे हुए थे, लेकिन वो बड़ों की डिस्कशन थी, तो उसमें मैं कोई एक छोटा सा लुकमा मैंने दे दिया। तो वालिद मोहतरम के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि तू या बख्तियार है, तू नवाज शरीफ का वकील है, तेनों किमें पता है? तो वो मुझे बाद में पता चला जी या बख्तियार साहब कौन है और ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरीके से हम लोग हॉस्टलाइज थे, तो हमें छुट्टी नहीं मिली थी स्कूल वो हॉस्टल से। तो मैं था, 2 बड़े भाई थे वहाँ पे उस हॉस्टल में, ताया जी के बेटे थे, कज़न थे हमारे। तो मैंने कहा जी आप खुद उनसे, जो हमारे इंचार्ज हैं उनसे बात करें, बड़े भाइयों से कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप बात करें। मैंने कहा जी आप बड़े हैं, आप बात करें। जो कज़न थे वो भी मेरे से बड़े थे और दोनों भाई भी बड़े थे। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये ना आप ही प्लीज़ वो इंचार्ज साहब से बात करें, वो बड़े इंटॉलरेंस से बंदे हैं, तो वो हमें जो है ना समझ नहीं आती, आप प्लीज़ आप खुद ही उनसे बात करें। तो वो मैं छोटा था, तो वो बड़े थे। वो जैसे मैं एक रिटर्न एप्लीकेशन मैंने लिख दी, मैंने कहा जी मैंने ज़ुबानी क्या जाके कहना, तो मैं एक एप्लीकेशन लिख के जाता हूँ उनके पास। और वहाँ पे कोई ऐसे वैसे रिवाज भी नहीं था ना, वो सिर्फ इंचार्ज से बात होती थी, अगर वो अलाउ कर दें तो बस ठीक है, हो गई। तो मैं सर एक एप्लीकेशन लिख के तो ले गया और वो इंचार्ज साहब के पास गया। उन्होंने मुझे देखा, कहते हाँ जी। मैंने कहा सर ये एप्लीकेशन है, छुट्टी चाहिए। कहते तो आपके जो बड़े भाई हैं वो किधर हैं? मैंने कहा जी वो लोग बाहर खड़े हैं। तो आप उनके वकील हैं कि आप अंदर आ गए हैं, उनको आप बाहर छोड़ रहे हैं? मैंने कहा सर वो आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ। अच्छा चलें ठीक है, वो फिर छुट्टी हो गई। तो वो एक बात है कि कुदरत की बात है कि अल्लाह ताला ने इस फील्ड में लाना था, माँ बाप की दुआएं थी, रास्ते बन गए, रास्ते बनते गए और तजम्मुल साहब तक हम पहुँच गए। और तजम्मुल साहब जो है वो उन्होंने हमेशा बड़ी शफकत और बड़ों वाला हाथ रखा है जी। अच्छा, कोर्ट में ज़्यादातर किस तरह के केसेस आप डील करते हैं? संधू साहब मेरी जनरल प्रैक्टिस है बेसिकली। सिंस 2005 से मैं इस फील्ड में हूँ। मेरा बैच जो था वो 2008 से था और मैं जब से आईपीओ का सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, बैंकिंग, फैमिली, और अब आईपीओ में जो था एक लिमिट तक मैं इस काम के साथ मुंसलिक था, चैम्बर के हवाले से ये वो चीज़ें। लेकिन अब वो जो निखार है वो तो तजम्मुल साहब ने लाना है और लाए हैं और ला रहे हैं। अच्छा, कोर्ट्स में आपने कहा सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, सर तो डिफरेंट टाइप्स के जो लॉ अपने केसेस होते हैं सर इनमें सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? बेसिकली लॉ की जो संधू साहब फील्ड्स हैं ना, ये डिफरेंट कैटेगराइज हैं। एक ऐसी फील्ड जिसे मतलब वो कहा जाता है ना, ये क्रिमिनल का एक्सपर्ट है, जी, ये सिविल केसेस का एक्सपर्ट है, जी। वो जो एक्सपर्टीज है ना सर, वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही लिमिटेड लॉयर्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक कि जी वो सिर्फ खाली टैक्स का ही करते हैं, वो खाली कस्टम का ही करते हैं, वो खाली आईपीओ का ही करते हैं, वो खाली बैंकिंग का ही करते हैं और कोई करते ही नहीं है। वो बहुत लिमिटेड है। बाय द वे कि वो भी बिहाइंड द कर्टन जो है ना जी इंगेज होते हैं, मतलब कि उनकी जो फर्म्स हैं वो ना सिविल केस को छोड़ते हैं। जैसे अब हम टीडीपी में हैं तो यहाँ पर भी अब हर तरह के केसेस जो हैं वो तजम्मुल साहब जो हैं वो ऑलरेडी माशाल्लाह से वो खुद भी एक सीनियर लॉयर है, तो मतलब कि वो आगे से इंगेज कर लेते हैं लॉयर्स को फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो बस ये है कि मिक्स प्रैक्टिस करने का एक मौका मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रखा है जी। शुक्र अल्लाह का, उसका जितना अदा करें। अदनान साहब, हम दोबारा वापस आएंगे ब्रेक के बाद जी। आपकी तरफ। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी तजम्मुल साहब, आपने इतना अर्सा आईपीओ में काम किया, तो आईपीओ के बारे में एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि केसेस इनके पास बहुत आते हैं और डिले बहुत होते हैं।
उस डिले की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो एक बर्निंग इशू है आईपीओ के लिए भी और रजिस्ट्रीज के लिए भी। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है जी कि प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो अभी जो है उसका फुकदान है अभी तक। आईपीओ में जो मैं जहाँ तक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की बात करूँ या कॉपीराइट या पेटेंट डिज़ाइन की बात करूँ, तो हर जगह जो है वो जो रिक्रूटमेंट है, ख़ास तौर पे जो एक बैकबोन है आईपीओ की, वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जो होने चाहिए हैं स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। तो जब आपके पास लोग नहीं है काम करने वाले हैं, तो किस तरीके से आगे लेके चलेंगे? पेंडेंसी कैसे ख़त्म होगी? पेंडेंसी ख़त्म, जो एम्प्लॉय हैं ज़्यादातर उनको नॉलेज भी नहीं है, जो मुझे पता चला। सर उसमें जो है मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जो अब मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि लोग रिटायर हो रहे हैं, बिल्कुल, अपना सर्विस टेन्योर पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जो एक्सपर्टीज़ है वो ख़त्म हो रही है। अब जो नई जो क्रॉप आ रही है पीछे, उसको ट्रेंड होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है कि अगर आपके पास सीनियर हैं तो आपके पास जो पीछे जो क्रॉप है वो रेगुलर क्रॉप नहीं है कि जो उन्होंने आके आपकी सीट संभालनी है और जिन्होंने आगे आके काम करना है, वो रेगुलर क्रॉप आपके पास नहीं है। जब वो रेगुलर और कॉम्पिटेंट क्रॉप आपके पास पीछे पीछे होगी तो एक्सपर्टीज ऑटो पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उसकी। जब वो एक्सपर्टीज ट्रांसफर होंगी तो फिर उनकी एफिशिएंसी में भी फर्क आएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी में भी फर्क आएगा। तो इसका मतलब ये कि आईपीओ में इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं होता? जी बिल्कुल, इस मेरी नॉलेज में अभी तक तो इंटर्नशिप का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ट वे होता है इंटर्नशिप। जी बिल्कुल, मैंने इस चीज़ पे भी डिस्कस किया था। जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ, मैंने यही कहा था कि हमें हमारे जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं जो विलिंग भी हैं आईपीओ में आने के लिए, आईपी की फील्ड में आने के लिए विलिंग है, तो हम उन्हें ऑफर करें। अब हमारा वो गैप भी कम होगा, हमारी कॉम्पिटेंसी पे भी फर्क पड़ेगा। फिर वही लोग जो हमारे पास इंटर्नशिप पे काम कर रहे होंगे, हमें उसी में से क्रीम मिलेगी काम करने वाली, जिनको हम जॉब ऑफर कर सकते हैं, जो कि पूरा प्रोसीजर तय करने के बाद जो भी जो तरीक़ाकार है रिक्रूटमेंट का, वही बच्चे वही बच्चियाँ उन्हीं में से अच्छे निकल आते हैं, उन्हीं में से निकल आएंगे। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा तो आईपीओ में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हायर एजुकेशन कमीशन बना तो उसके बाद 2004 से ऑनवर्ड स्पेसिफिकली इस पे फोकस करना शुरू किया गया और अब आके थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है। एट लार्ज स्केल अभी भी पाकिस्तान लेवल पे, फेडरल लेवल पे भी इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है, अगर आप LLB 3 इयर्स कर रहे हैं तो थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है उसको इंटर्नशिप पे आना चाहिए, ताकि डिग्री कंप्लीशन से पहले उसको पता हो कि उसने करना क्या। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लॉ में जो है ना, बाकी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में तो हो गई, लॉ में मुझे नहीं नज़र आ रही। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ इस मामले में। फाइनल के स्टूडेंट तो हैं ही हैं बिल्कुल, कि वो उन्होंने तो आगे आके उनका मुस्तकबिल यही बनना है। लेकिन जो लोग कर चुके लॉ, बिल्कुल, अब उनको वो एक 6 मंथ्स का टाइम उन्हें चाहिए होता है लाइसेंस लेने के लिए, फिर वो एक स्पैम उनके पास है काम करने का। उसके अलावा जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो लाइसेंस होल्डर भी हैं, इवन मेरी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन भी है, रिक्वेस्ट भी मैं करता रहा हूँ आईपीओ मैनेजमेंट से भी कि आप वो हायर करें, उनको लें, इंटर्नशिप पे आने के लिए तैयार हैं, उन्हीं में से आपको क्रीम मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट बार, लॉर, हाई कोर्ट बार जितनी भी हैं वो कुछ नहीं कर रहे, उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ना इंटर्नशिप प्रोग्राम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, मैंने कराची बार में भी मैंने सेशन किया आईपी का, और मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं जाता रहा हूँ इसके लिए, इंडस्ट्रीज़ को भी मैंने लेक्चर्स किए हैं। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी किए हैं। तो मैंने हर जगह ये महसूस किया कि फुकदान है इसका। तो वो उस गैप को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली हम जो कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो जिसको कहना चाहिए मुख्तदर हल्के जो हैं इसके, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि बाख्तियार हैं इसमें, उनको हमारा साथ देना चाहिए कि ठीक है जी आप ये कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो मिशन है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो कुछ मैंने सीखा
जो कुछ मुझे समझ में आया, जो मैंने फॉरेन ट्रेनिंग से सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली ऑफिसर ऑफ IPO कि जिसने जो बाहर से सीखा, जो ट्रेनिंग मैंने ली, वो मैंने डिलीवर की। वो मैंने डिलीवर किया अपने डिपार्टमेंट में, अपने लोगों को, अपने कोलीग्स को, और उसका नतीजा ये कि अभी तक मेरे हाथ के ट्रेन किए हुए बच्चियाँ और बच्चे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ ये भी नहीं है, लोग जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेकर आगे ट्रेनिंग करके आगे, भाई उसका आप आउटपुट क्या है, आपने डिलीवर क्या किया। बिल्कुल, आपने डिलीवरी की बात की। मैं जब लाहौर चैम्बर में डायरेक्टर था तो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और पेमेंट भी शुरू की। मैंने कहा कि जी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कुछ पेमेंट की जाए। तो उस वक्त हमने डिसीजन लिया 6000, ये 2009 की बात है, कि 6000 हमने पे करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स के थ्रू मैंने 58 रिसर्च रिपोर्ट्स बनाई थी। तो बहुत अच्छा काम किया था स्टूडेंट्स ने। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करते, आपने काम लेना है। डॉक्टर साहब बिल्कुल काम भी लेना है, और उसके अलावा देखें डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती हैं, बच्चे थीसिस भी लिखते हैं, बच्चे इनोवेशन भी करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हमने करना है क्या है। अब उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक चीज़ बना ली, किसी एग्जीबिशन में बैठ गए, प्रिंसिपल के साथ तस्वीरें खिंचवा ली, ठीक है जी, अपने चांसलर का, वाइस चांसलर के साथ या अपने मैनेजमेंट के साथ तस्वीर खिंचवा के खुश हो गई जी हमने ही किया था। ये उनकी मेहनत है, एक इनोवेशन है, उन्होंने काम किया हुआ है, उसका फ़ायदा स्टूडेंट को भी मिले, यूनिवर्सिटी को भी मिले। बिल्कुल, जो बच्चे ने जो कुछ लिखा है, जो रिपोर्ट उसने जो रिसर्च की है, उसका फायदा स्टूडेंट को भी मिले और यूनिवर्सिटी को भी मिले। इस तरफ कोई नहीं सोचता। अब वो बेचारों किताबें वो बनती हैं, वो रिकॉर्ड में चली जाती हैं, रिसर्च पड़ी रह जाती है, ना यूनिवर्सिटी उसके ऊपर ध्यान देती है, ना स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, ना कोई इदारा। एक इशू ये भी है कि अप्लाइड रिसर्च नहीं है हमारे। एग्जैक्टली, अप्लाइड हो तो फिर आगे वो काम भी है, इसलिए वो प्रोफेसरों की भी अलमारियों में बंद हो जाती है और लाइब्रेरियों में भी उसका इस्तेमाल कोई नहीं आता। अब इंटर्नशिप की जब हम बात करते हैं तो तहसीन साहब क्योंकि यंग है और लॉ के स्टूडेंट हैं, तो तहसीन साहब आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ओपिनियन है कि इंटर्नशिप का रोल क्या होना चाहिए? सर इंटर्नशिप का हमारे यहाँ मतलब जो देख रहा हूँ अभी सर, बेसिकली नॉलेज की हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, हमें जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है हमारी यूथ को बेसिकली, कि भाई आपने जाना किस तरफ है, कैरियर काउंसलिंग। सर बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, अब हम क्रिमिनल में, अब ये देखेंगे जी आधे जो है वो बच्चे क्रिमिनल में चले जाते हैं, जी क्रिमिनल में अच्छा नहीं लगा हम सिविल की तरफ मूव करते हैं, सिविल में नहीं आया जी हम कॉर्पोरेट की तरफ मूव करते हैं। तो हमें कोई काउंसलिंग हो इस तरीके से कि नहीं भाई ये कॉर्पोरेट की फील्ड है, तो अब इसी चीज़ को ही लेते हुए हमारी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी भी हम इसी तरीके से हम उनकी कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके। मैं मीडिया में जब आया हूँ तो इसी कैरियर काउंसलिंग के लिए आया था कि मीडिया में उस वक्त FM था, TV तो बाद में आए थे। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ जब मैं पाकिस्तान वापस आया था। तो क्रिकेट बोर्ड में मैंने इंट्रोड्यूस की थी टेक्नोलॉजी, उसकी बेस पे इंटरव्यू के लिए गया। तो जो उस वक्त स्टेशन मैनेजर थे FM के, उन्होंने प्रोग्राम के बाद कहा कि नहीं जी आपको जितनी लाइव कॉल्स आई हैं उसका नेट रिज़ल्ट यही है कि काउंसलिंग करें, तो आप प्रोग्राम करें सर। तो FM पे हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया था कैरियर काउंसलिंग का। ओवरऑल कैरियर काउंसलिंग जो है हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए सर, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा मेजर इशू कैरियर काउंसलिंग है सर। कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ सर हम जो है वो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, बीइंग अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, आप किसी फर्म के अगर आप ओनर हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी, हम सिर्फ काम ना लें उनसे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये आप लोग उनके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, या उनके साथ भी आप उनको प्रॉपर वे में आप मतलब समझाएं कि भाई आपकी मिसाल के तौर पे अभी जो हम आजकल जो ज़्यादातर देखते हैं जो सीवीज वगैरह जो यंग जनरेशन के जो आ रही होती हैं, अब एक एक BA का स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर कोई आप ये समझें कि BBA का स्टूडेंट है, मार्केटिंग का स्टूडेंट है, वो कहता है कि जी मैंने जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आके मुझे जॉब मिल जाए। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है वहाँ से कैरियर काउंसलिंग का भी कुछ काम? जी सर, बिल्कुल सर, कैरियर काउंसलिंग का भी हम काम कर रहे हैं। यही बिजनेसमैन हैं और यही एकेडमी के काफ़ी सर हमारे साथ माशाल्लाह लोग वाबस्ता हैं, जो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सर हम प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कर रहे हैं और उन बच्चों को उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन सर हम करवा रहे हैं कि ताकि वो इंडस्ट्री को, उस फील्ड की इंडस्ट्री को वो सही मानों में समझ सकें और उसके अंदर सर वो पॉलिश करें अपने आप को। ग्रेट। अदनान साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। जी वेलकम सर। आजकल स्मोक का बहुत इशू है,
जी जी। और ओवरऑल हम जब देखते हैं या अगर हम ट्रांसपोर्ट को भी देखते हैं तो सबसे बड़ा इशू इम्प्लीमेंटेशन का है। लॉ बने हुए हैं जी जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ भी बनती हैं लेकिन पॉलिसीज़ का जो फेलियर होता है वो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से होता है। जी एग्जैक्टली। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या? सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे संधू साहब। गुजारिश इसमें ये है कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में एक टीनेजर जो बच्चे हैं उनकी ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बर्निंग इशू आपके सामने लॉ और डिफेंस में जो इंसिडेंट हुआ जी जी वो अलार्मिंग है। वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें मतलब कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रेगुलेशंस हैं, ये मतलब इंडिकेशंस उस तरफ है। बेसिकली ये काम करने वाला ट्रैफिक पुलिस का है, वो उनके बजट्स हैं, उनकी अथॉरिटीज हैं, दे आर फुली एम्पावर्ड एंड ऑथराइज्ड टू टेक द इनिशिएटिव्स and take the action against the those who does not have the license to drive the car but they are driving the cars। और आप देखते हैं ये चिंगचीज वगैरह पे छोटे रिक्शों पे 8-8 10-10 लोग बिठाए होते हैं और एक माइनर एज का बच्चा जो है वो उसको ड्राइव कर रहा है जिसके पास ना आईडी कार्ड है ना लाइसेंस है। सही बात की है। मैं जब घर से निकलता हूँ ऑफिस तक आता हूँ तो मैं जो चीज़ें देख रहा होता हूँ और पिछले काफ़ी सालों से मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का नाम मैंने रखा हुआ है चलान मैनेजमेंट जी। तो उनका रोल सिर्फ और सिर्फ जो मुझे नजर आता है चलान पे, और वो भी ज्यादा फोकस होता है मोटर बाइक्स वगैरह पे। एग्जैक्टली सर, उन्हें टारगेट बेसिकली उन्हें उनके जो 20 चलान पर डे का जी 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 टारगेट है, वो उनका टारगेट है। वो उन्होंने किसी यूटर्न के आगे खड़े होना है जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि होता है। वो ऐसे आपने यूटर्न जेल रोड से लेना है तो जैसे आप टर्न लेंगे बड़ा पीसफुल माहौल होगा। यदि पता कि आगे जो है ना 2 वार्डन खलोते थे, उन्होंने जो है वो आपको एक पर्ची दे देनी। सर ये तो एक बात वो हो रही है, लेकिन बट दे आर जी एग्जैक्टली दे आर नॉट फॉर हायरिंग टू जस्ट क्रिएट द रेवेन्यू। वो तो रेवेन्यू उनका काम नहीं है, ये उनका काम नहीं है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये जैसे अलीज़िया बाजवा का भी काम नहीं था कि वो ये ऑर्डर करते कि जी आप जो माइनर एज के बच्चे उनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करें। ये बेसिकली अथॉरिटीज का अपना काम था। ये तो मतलब कि जो ईटीओ है ये तो उनका काम था बेसिकली कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो इनिशिएट लेते। लेकिन जो मतलब के हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी प्रायोरिटीज जो है वो सर मैं नहीं समझता कि वो फैसिलिटेशंस के लिए हैं। वो मतलब कि मेरा ख्याल के मुताबिक कि जितना दूसरे को तंग रखा जाए या जितना दूसरे को परेशान रखा जाए। अब आप देखते हैं लाहौर में लंबे लंबे सिग्नल्स हैं। बिल्कुल। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ कहीं पे भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है वहाँ पर लाजमी तौर पर ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इनको हटा दें और सिर्फ जो सिग्नल्स हैं उनको सिग्नल फ्री कर दें, ठीक है, यू टर्न्स बना दें वहाँ पे या उनको सिस्टमैटिक कर दें, अदरवाइज वो यानी कि डिजिटल। यू टर्न की बात की तो हमारे जो यू टर्न बने हुए हैं वो भी एक्सीडेंट टर्न है जी, कि जिस तरह के यू टर्न बने हुए अगर फास्ट लेन में आप यू टर्न बना देंगे तो एक बंदा फास्ट आ रहा है उसको नहीं पता कि आगे यू टर्न है तो वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब आपने क्वेश्चन किया था एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो स्मोग है तो उसका ये मेन फैक्टर जो है जब आप देखते हैं कि किनाल पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है यहाँ पर मतलब कि टुवर्ड्स बरकत मार्केट से लेके तो कैंपस के ब्रिज तक जब आप देखते हैं कि 1 किलोमीटर की गाड़ियों की लेन लगी हुई है और वो स्टार्ट गाड़ियां खड़ी हुई हैं और चिंगची जो है वो अपने धुएं मार रहे हैं, जो ऑटो हैं वो भी अपने धुएं मार रहे हैं, मोटरसाइकिल्स जो हैं वो भी अपने धुएं मार रहे हैं। तो सर वो क्या क्रिएट हो रहा है? पॉल्यूशन। वो मतलब कि हमारी जो फजा है स्मोक में एडिशन है, वो क्या वहाँ पे क्रिएट हो रही है चीज़। तो अगर वहीं पर एक यू टर्न बना हो, ठीक है ना जी, मतलब कि ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी मैजिकल या कोई इतनी रॉकेट साइंस की बात है। ये सिर्फ एक विलिंग चाहिए कि जी हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है। लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश या उनकी सेटिस्फैक्शन ही ये हो कि लोग धूप में या उसमें ट्रैफिक में ब्लॉक रहें और इनमें अगर उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है तो फिर तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते।
उनकी इंटेंशन ही जो है वो ये है कि ये लोगों को जो है ना वो खजल करना है, लोगों को तंग करना है, लोगों को फैसिलिटेट करने की इंटेंशन हो तो सर मैं नहीं समझता कि ना कोई वसाइल की कमी है, ना कोई यहाँ पर ब्रेन ऐसे हैं कि जो सोच नहीं रखते। अगर मतलब कि बात की जाए कि डिलीवर करने के लिए वो इदारे मौजूद हैं, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट फिल कर रही है, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, कि वो लोगों को फैसिलिटेशंस की जो इंटेंशन है सर वो नहीं है लोगों को। बाहर मैंने इंटरेस्टिंगली यूरोप मैंने पूरा फिरा हुआ है तकरीबन, बाकी और भी कंट्रीज में मैं गया हूँ, वहाँ जो मैंने देखा था ना कि शहर के अंदर ट्रैफिक कम होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ इनकरेज किया जाता है। हम भी, हमारी यूनिवर्सिटी शहर से बाहर थी तो नियरेस्ट जो बस पॉइंट होता था वहाँ तक जाके हम अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करते थे और बसों पे जाते थे सर। ऐसे तो शहर में गाड़ी ले जाना जी और पार्किंग ढूंढना, और पार्किंग बड़ी महंगी थी। अभी हमारे हम 5 रुपए में 10 रुपए में पार्किंग रहेंगे तो जी लोग तो हर कोई जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं हमारे सेक्रेटरी लाहौर बार भी टेन्योर के रहे हैं, वो रिसेंटली अपना एक विजिट करके आए हैं टर्की। तो वो मुझे बता रहा था कि जी वहाँ पर हमने प्राइवेट अपनी जो गाड़ी है ना जी वो यूज़ नहीं की। बिल्कुल पूरा टर्की हमने जो है ना वो घूमा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सारी ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन टाइप की जो ट्रेन है ये है, या फिर मेट्रो बस टाइप वो चीज़ें हैं। तो हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि हम अपनी गाड़ी हायर करें वहाँ पर, या खुद से वो मतलब अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात ये है कि यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो इधर तो सर अभी ये इनिशिएट वो गवर्नमेंट ने लिया है ऑरेंज लाइन ट्रेन का। आप बजा फरमा रहे हैं कि लाखों लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी गाड़ियों को पार्क कर देते हैं घर पे या साइड पे। अगर वो लाखों लोग अपनी बाइक्स और मोटरसाइकिलें या वो अगर पब्लिक भी यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो वो क्या करेंगे, वो चिंची या वो ऑटो यूज़ करेंगे, तो उससे भी मेरे ख्याल माहौल के अंदर जो है ना सर वो एक आलूदगी जो है वो जन्म लेगी। चिंची तो इंट्रोड्यूस ही गलत की गई सर। एग्जैक्टली वो तो इलॉजिकल सी, एनवायरनमेंट के साथ साथ ट्रैफिक हैजर्ड, वो तो इलॉजिकल सी सर वो कन्वेंस है जिसका अल्लाह यानी दुआ तो बंदा बहुत करता है उसके ऊपर बैठने से पहले। तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि चिंची इंट्रोड्यूस की। लेकिन बेसिकली अब वो आप देख रहे हैं कि ये लोडर्स वो एक अच्छी डेवलपमेंट है उस फॉर्म में। मैं समझता हूँ कि अगर वो यानी कि स्मॉल जो वो लोग काम करने वाले हैं ना जी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, तो उनके लिए वो फिजिबल चीज़ है। लेकिन हम बात कर रहे थे सर कि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो स्मोक है ये तो सर ये इसी चीज़ का वो है ना कि अब हमें एक जो कल्चर है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये ऑरेंज लाइन कल्चर है, एक मेट्रो का कल्चर है जो पोल्यूशन फ्री कल्चर है। तो लोग गाड़ियाँ अपने घर में खड़ी रखेंगे जी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम यूज़ होगी सर। और उसमें एक और भी प्रॉब्लम अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि हमारा यहाँ पर जो है ना सर वो एक कॉम्प्लेक्स का भी इशू है। हम चौधरी भी होते हैं साथ साथ हम साथ साथ चौधरी भी होते हैं, तो हम चौधरी होके जो है ना उस पर बैठना मुनासिब भी नहीं समझते ऑरेंज लाइन पे। और घर में गाड़ी खड़ी हो तो मतलब कि वो फिर जी रास्ते में कोई देखेगा क्या कहेगा कि यार आप ऑरेंज लाइन पे बैठे हुए हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मेरी नज़र में सर ये कॉम्प्लेक्स है। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये खत्म होगा, और जैसे जैसे ये बाकी दुनिया में रोटेट होगा स्कूलों में आप अपनी गाड़ियों पे पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते, बस चलती सर। हमारे यहाँ ये भी एक इशू है, सुबह ले लें दोपहर को ले लें कि नहीं जी ड्राइवर छोड़ने जाएगा या माँ खुद छोड़ने जाएगी या बाप छोड़ने। सर मैं अर्ज करता हूँ कि देखें अब साइकिलिंग है, अब साइकिलिंग को अगर आप देखें तो हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े थे वो यूज टू थे इन चीज़ों से, और वो हेल्थ वाइज मतलब कि आजकल के नौजवानों से भी मतलब बुढ़ापे में भी वो बेहतर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब एक वक्त है ये वाला प्रेजेंट जो स्टेज है ना सर, अब घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है बच्चों के पास,
बच्चे साइकिलिंग नहीं करते। पिक एंड ड्रॉप है, सुबह बस ने आ जाना 6 बजे 6:30 बजे, और मतलब कि घर के दरवाजे से लेना, घर के दरवाजे पे बंद करना। बच्चा घर में दाखिल हो गया सर, अब बच्चे की एक्टिविटी क्या, होमवर्क किया, अपना लैपटॉप निकाला, अपना टैब निकाला, अपना एंड्रॉयड निकाला, और ना बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, ना बच्चा कोई और अदर एक्टिविटी में है। तो ये एक हमारा अलमिया बन रहा है। मैं समझता हूँ कि जो साइकिलिंग है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए। ये मतलब कि एक हम वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना, हेजिटेशन वाली, वो हेजिटेशन से हमें बाहर निकलना चाहिए, और जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें वो फोकस करना चाहिए। अदनान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया आने का। शुक्रिया जी। हम फिर दोबारा किसी वक्त आपको तकलीफ देंगे। और ये जो एनवायरनमेंट का इशू है, मॉर्निंग वॉक हमारी ख़त्म हो गई है जी, क्योंकि अगेन स्मॉग में आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो आपकी सेहत बेहतर होने की बजाय ख़राब हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। बिल्कुल। नाजरीन, एंड रिज़ल्ट हमारी गुफ्तगू का वो यही है कि कानून मौजूद है, लेकिन कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे बड़ा इशू है। और इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? वो हुकूमत ने करवाना होता है। उसके साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसको भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसको अपने कंपेन एक रन करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फसलें जलाते हैं और काफ़ी सालों से कहा जा रहा है टाइम एंड अगेन, लेकिन वो नहीं बाज आते, वो फसलें जला देते हैं। तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दोनों तरफ का रोल गवर्नमेंट का भी और सिविल सोसाइटी का भी होना चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।